नमस्कार। अर्थशास्त्र विभाग में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम राजऋषि भर्तृहरि मत्स्य विद्यालय अलवर के पाठ्यक्रम के अनुसार एमए फाइनल का जो अनिवार्य प्रश्न पत्र है अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स के अंतर्गत हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के सिद्धांत के अंतर्गत जो हमारा लास्ट सिद्धांत बच रहा है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रतिपूरक मांग का सिद्धांत, जो प्रोफेसर जेएस मिल का था। मिल का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रतिपूरक मांग का सिद्धांत है। यानी कि हमने अब तक के जो पढ़ा है सिद्धांत में, सबसे पहले हमने पढ़ा था एडम स्मिथ का निरपेक्ष लागत सिद्धांत, जिसके अंतर्गत किस प्रकार से दोनों वस्तुओं की कीमतों में जो निरपेक्ष जो लागत का अंतर आता है उसके आधार पर हम किस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के सिद्धांत को हमने स्पष्ट किया। उसके बाद रिकार्डो का तुलनात्मक लागत सिद्धांत, यानी कि निरपेक्ष लागत सिद्धांत के अंतर्गत हमने अध्ययन किया कि एक देश यदि दोनों वस्तुओं के उत्पादन में निरपेक्ष रूप से लाभ की स्थिति में है और कोई देश दोनों वस्तुओं के उत्पादन में निरपेक्ष रूप से हानि की स्थिति में है, तो यानी कि ऐसी स्थिति में वो दोनों देश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नहीं कर पाएंगे। ये एडम स्मिथ ने बताया था। इसलिए इसकी आलोचना करते हुए या इस सिद्धांत में सुधार करते हुए रिकार्डो ने जो सिद्धांत दिया था, तुलनात्मक लागत का सिद्धांत दिया था, कंपेरेटिवली कॉस्ट। यानी कि तुलनात्मक लागत का मतलब क्या है कि निरपेक्ष लागत का मतलब तो सीधी लागत का जो अंतर होता है वो है। और इस तुलनात्मक लागत के सिद्धांत के अंतर्गत रिकार्डो ने बताया कि यदि कोई देश दोनों वस्तुओं के उत्पादन में लाभ की स्थिति में है, या यूँ माने कि कोई देश दोनों वस्तुओं के उत्पादन में हानि की स्थिति में है किसी दूसरे देश से तुलनात्मक रूप से, तो ध्यान रखिए ऐसी स्थिति में उस देश को उस वस्तु का उत्पादन करके निर्यात करना चाहिए जिसमें वह तुलनात्मक रूप से ज़्यादा लाभ की स्थिति में है। और यदि कोई देश दोनों वस्तुओं के उत्पादन में हानि की स्थिति में है तो उसे उस वस्तु का उत्पादन करके अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करना चाहिए जिसमें वह तुलनात्मक रूप से कम हानि की स्थिति में है। इसके बाद तीसरा सिद्धांत आया था हैबरलर का अवसर लागत सिद्धांत, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थ्योरी। अवसर लागत मतलब क्या है कि हम एक वस्तु के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए जो अवसर का हम त्याग करते हैं, अर्थात ये स्थिति कब आई, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे पास साधन सीमित हैं। तो ऐसी स्थिति में सीमित साधन होने पर जब हम एक वस्तु के उत्पादन में वृद्धि करते हैं तो उत्पादन में वृद्धि करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें दूसरी वस्तु के उत्पादन में कमी करनी पड़ेगी, अर्थात वो उस अवसर को हमको त्यागना पड़ेगा और वहाँ के जो संसाधन हैं उसको जिस वस्तु के उत्पादन में हम वृद्धि करेंगे वहाँ हमको लगाना पड़ेगा। तो ये हमने पढ़ा था हैबरलर का अवसर लागत सिद्धांत। इसके बाद हमने पढ़ा था एचओ थ्योरी, जिसे हम हेक्सर ओहलिन का सिद्धांत कहते हैं, आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का सिद्धांत भी कहते हैं। इसने जो हेक्सर ओहलिन था, जान कि दोनों अर्थशास्त्रियों ने संक्षिप्त में साधनों की उपलब्धता को, ध्यान रखिए साधनों की उपलब्धता यानी कि साधनों के पूर्ति पक्ष को इसने महत्व दिया और ये बताया कि साधनों की जो उपलब्धता है वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को जन्म देती है। अर्थात चूँकि हम जानते भी, सिंपल सी बात है कि जिस देश में जो साधन ज़्यादा मात्रा में पाया जाएगा, ठीक है, तो उस साधन की कीमत कम होगी और उस साधन की कीमत कम होगी तो उस साधन को जिस वस्तु के उत्पादन में लगाएंगे, ठीक है, तो उस वस्तु की लागत भी कमाएगी और लागत कमाएगी तो वस्तु की लागत कीमत कम होगी। इसलिए कुल मिला के उस देश को उस वस्तु के उत्पादन में लाभ की स्थिति होगी दूसरे देश की तुलना में। तो इसलिए हेक्सर ओहलिन ने साधनों की उपलब्धता को ध्यान रखी, बहुत इंपॉर्टेंट सी दी है कि साधनों की उपलब्धता है जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को जन्म देती है। क्योंकि साधनों, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल हम जानते हैं कि भारत एक जनसंख्या बाहुल्य देश है, ठीक है, और अमेरिका एक पूंजी प्रधान देश है। तो हम जैसे जानते हैं कि एक होती है पूंजी प्रधान तकनीकी, ठीक है, जिसमें पूंजी प्रधान का मतलब क्या है, पूंजी को ज़्यादा महत्व देना, अर्थात वस्तुओं के उत्पादन में पूंजी का इस्तेमाल ज़्यादा करना। पूंजी का मतलब क्या है, कैपिटल के द्वारा, मशीनों के द्वारा उस वस्तु को उत्पादन करना। क्यों किया जाता है, क्योंकि वहाँ पर पूंजी ज़्यादा है तो पूंजी की कीमत कम होगी, पूंजी सस्ती होगी। इससे क्या है कि वस्तुओं के उत्पादन में सस्ती वस्तुएं उत्पादित होंगी, लागत कम आएगी। तो मैंने कहा कि भारत में जनसंख्या अधिक है तो यहाँ पर हम जिस तकनीक का प्रयोग करते हैं, ध्यान रखिए, उसमें श्रम का इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे, यानी कि हम यहाँ श्रम प्रधान तकनीक का प्रयोग करेंगे तो लाभ होगा। और लाभ कैसे, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि भारत को, हेक्सर ओहलिन क्या कहता था कि भारत को अपने वस्तुओं के उत्पादन में श्रम का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए, अर्थात श्रम प्रधान तकनीक का प्रयोग करना चाहिए
या यूं कहें कि उसको श्रम प्रधान वस्तुओं का उत्पादन करना चाहिए। जिन वस्तुओं के उत्पादन में श्रम की ज़्यादा मात्रा की आवश्यकता पड़ती है उनको उत्पादन भारत को करना चाहिए। इससे क्या होगा कि यहाँ श्रम सस्ता होने के कारण वस्तुओं की कीमत कम होगी और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से उसको लाभ होगा। और अमेरिका ऐसा देश है जहाँ पूंजी ज़्यादा है, अर्थात मशीनें ज़्यादा है, पैसा ज़्यादा है, तकनीकी ज़्यादा है वहाँ पे, तो उसको उन वस्तुओं का उत्पादन करना चाहिए जिसमें पूंजी की उपलब्धता ज़्यादा हो, पूंजी का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाए। इससे क्या होगा, इससे उस देश को उस वस्तु के उत्पादन में लागत कम आएगी। और लागत, चूंकि हम जानते हैं कि लागत एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, लागत कम आएगी तो वस्तुओं की कीमतें कम रहेंगी, कीमतें कम रहेंगी तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य कारण है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता इसलिए है मुख्य रूप से कि एक देश में वस्तुओं की उपलब्धता नहीं होना या महंगी वस्तु उत्पादित होना। खैर, तो इसके बाद में इसके बाद हमने देखा कि जो रिकार्डो का सिद्धांत था उसमें वास्तविक कीमत अनुपात को के निर्धारण को स्पष्ट नहीं किया। वास्तविक कीमत अनुपात निर्धारण को स्पष्ट नहीं किया, अर्थात क्या मतलब है इसका मतलब यह है कि रिकार्डो ने जहां अपने सिद्धांत में यह नहीं बताया कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से जो लाभ होता है, जो उस अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लाभ को हम दोनों देशों में किस प्रकार से वितरित करेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। याद रखिए, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से लाभ तो हो रहा है, दोनों देशों को मान लेते हैं हम, लेकिन कितना कितना हो रहा है, उसका बंटवारा वितरण किस प्रकार से किया जाता है, इस पर उसने कहीं पर भी स्पष्ट नहीं किया। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से लाभ का वितरण के लिए ध्यान रखिए, मिल ने एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का सिद्धांत दिया था जिसे हम प्रतिपूरक मांग का सिद्धांत कहते हैं। और इस प्रतिपूरक मांग के सिद्धांत के अंतर्गत हम ये स्पष्ट रूप से पढ़ेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से दोनों देशों को कितना कितना लाभ प्राप्त होगा। इसे हम जो अध्ययन करेंगे प्रतिपूरक मांग की लोच की सहायता से हम स्पष्ट करेंगे। ठीक है, तो मिल के अनुसार इसकी जो डेफिनेशन है सिद्धांत की व्याख्या में, मिल के अनुसार प्रतिपूरक मांग का तात्पर्य, मिल के अनुसार प्रतिपूरक मांग का तात्पर्य उस मांग से था जो एक देश भिन्न भिन्न कीमत अनुपातों पर आयातों की भिन्न भिन्न मात्राओं के बदले निर्यात की मात्रा प्रदान करने में तत्पर रहता है। ठीक है, यानी कि एक देश भिन्न भिन्न कीमत अनुपातों पर, ध्यान रखिए, भिन्न भिन्न कीमत अनुपातों पर, विभिन्न अनुपातों पर आयातों की भिन्न भिन्न मात्राओं के बदले, ठीक है, निर्यात की मात्रा प्रदान करने में तत्पर रहता है। तो इस प्रकार, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से प्राप्त लाभों का वितरण के लिए हम प्रतिपूरक मांग की लोच का अध्ययन करेंगे और उस प्रतिपूरक मांग की लोच की सहायता से हम देखेंगे किस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से दोनों देशों को लाभ होगा। ठीक है, मतलब कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का जो मिल का सिद्धांत है, इस सिद्धांत की प्रमुख मान्यताएं निम्न प्रकार है। पहले पूर्ण रोजगार, पूर्ण रोजगार किसकी बात करेंगे हम? पूर्ण रोजगार, उत्पादन के साधनों को, ठीक है, जो उत्पादन का साधन काम करना चाहिए, ठीक है, उस साधन को रोजगार प्राप्त है, परफेक्ट एम्प्लॉयमेंट है, उत्पादन के साधनों को पूर्ण रोजगार प्राप्त है, पहली मान्यता। दूसरी है पूर्ण प्रतियोगिता, कॉम्पिटिशन। ठीक है, यानी कि पूर्ण, मैंने कहा था पूर्ण प्रतियोगिता की जहाँ भी बात आ जाए, परफेक्ट कॉम्पिटिशन, किसका मतलब क्या है? परफेक्ट कॉम्पिटिशन का मतलब है समरूप वस्तुएं और उनकी कीमतों को दिया हुआ होना। ठीक है, इसके बाद है स्वतंत्र विदेशी व्यापार, फ्री ट्रेड का क्यों कहें, फ्री ट्रेड की स्वतंत्र विदेशी व्यापार मतलब क्या है? स्वतंत्र विदेशी व्यापार का मतलब फ्री ट्रेड। फ्री ट्रेड क्या है? अर्थात अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर सरकारी हस्तक्षेप का अभाव पाया जाना, अर्थात सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं रहेगा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर, इसलिए इसको हम स्वतंत्र विदेशी व्यापार। क्योंकि हम जानते हैं कि क्लासिकल जो इकोनॉमिस्ट थे, शास्त्री थे और न्यू क्लासिकल जो इकोनॉमिस्ट थे, वो सभी इन मान्यताओं को लेकर चलते हैं, इसलिए स्वतंत्र विदेशी व्यापार। नेक्स्ट है पूर्ण विशिष्टीकरण। पूर्ण विशिष्टीकरण का मतलब क्या है? उनको उस वस्तु के उत्पादन में विशिष्टता प्राप्त है, पूर्ण विशिष्टीकरण है। क्योंकि हमने पहले अध्ययन किया है कि पूर्ण प्रतियोगिता पाया जाना, पूर्ण रोजगार पाया जाना, तो यहाँ पूर्ण विशिष्टीकरण की मान्यता पर आधारित है ये देश, और दो देश और दो वस्तुओं के मॉडल, ध्यान रखिए, दो देश और दो वस्तुओं के मॉडल पर आधारित है ये देश, यानी कि दो देश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करेंगे, दो वस्तुओं का उत्पादन करेंगे, ये भी सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, तो ये मिल के सिद्धांत की प्रमुख जो मान्यताएं हैं, रेफरेंस हैं, ये इसकी मान्यताएं हैं। इसके बाद में ध्यान रखिए, हम सिद्धांत की जो व्याख्या करेंगे, जो वर्णन करेंगे प्रतिपूरक मांग की लोच की सहायता से। ध्यान रखिए, सिद्धांत की व्याख्या हम प्रतिपूरक मांग की लोच की सहायता से हम इसका अध्ययन करेंगे, इसका स्पष्ट करेंगे किस प्रकार से हम प्रतिपूरक मांग की लोच कैसे ज्ञात करेंगे, और उस प्रतिपूरक मांग की लोच का इकाई के बराबर, इकाई से अधिक, इकाई से कम प्राप्त होने पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से प्राप्त जो लाभ है, जो बेनिफिट्स हैं, वो दोनों देशों में किस प्रकार से वितरित होंगे, किस देश को ज़्यादा हिस्सा मिलेगा, किस देश को कम हिस्सा मिलेगा, इस बात का हम अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट दूसरे व्याख्यान में हम इस प्रतिपूरक मांग की लोच की व्याख्या, ठीक है, इसके बाद में प्रतिपूरक मांग की लोच से किस प्रकार से दोनों देशों को लाभ का बंटवारा होगा, और इस प्रतिपूरक मांग की
जो लोक का सिद्धांत है, अर्थात जो मिल्क अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का सिद्धांत है, इस सिद्धांत में क्या कमियां हैं, इस बात का हम अध्ययन करेंगे नेक्स्ट व्याख्यान में। थैंक यू, धन्यवाद।